लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज जो है, कैसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ का बच्चा आगे निकलेगा। वो जो उत्तर प्रदेश के अच्छे बच्चे चुने जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी, वो डिस्ट्रिक्ट में आ गया। 7 या 8 साल पहले वहाँ पे कोई बड़े मंत्री आए थे, उनका हेलीकॉप्टर उसी सिंथेटिक ट्रैक के स्टेडियम में उतर गया। उसमें वो केज अड़चन डाल रहा था, इसके लिए उसको तुरंत 2 घंटे के अंदर उस केज को कटवा दिया गया। उसके अलावा फिर हाई जंप की बात आती है। हाई जंप में एक गद्दा होता है जिस पे हम कूदते हैं तो उस पर गिरते हैं जिससे हमें चोट ना लगे, वो गद्दा ही नहीं है। साई का वहाँ पे वेट लिफ्टिंग सेंटर चलता था, जहाँ से बड़ी बड़ी रेनू बाला चानू, सोनिया चानू वेट लिफ्टर जो ओलंपियन रही है, तो स्पोर्ट्स कॉलेज ने उस सेंटर को ही बंद कर दिया। जो कोर्ट था वो सड़ गया है, रेलिंग टूट गई है, नेट फट गया है। हर मीटिंग में ये कहा गया कि उस स्विमिंग पूल को आप शुरू करिए, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रहेगी। साथियों नमस्कार, द धोनी शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार आपने देखा कि स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी किन हालात में रह रहे हैं। इस बार हम एक नए विषय पर फिर आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। इस बार का विषय है कि क्या लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों के अभ्यास की सुविधाएं हैं, जो हैं वो कितनी पर्याप्त हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आते हैं कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज में जो खेल होते हैं, जिन खेलों की ट्रेनिंग होती है, उनमें कौन कौन से खेल हैं। उनमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। ये इन खेलों की ट्रेनिंग हम वहाँ पे देते हैं, जहाँ पे एक सिस्टम एक बना हुआ है कि हम पहले जिला स्तर पर ट्रायल लेते हैं। जिला स्तर पे जो बच्चे चुने जाते हैं उनका मंडलीय स्तर पर ट्रायल होता है। मंडल पे जो चुने जाते हैं उनका एक अंतिम ट्रायल होता है। अंतिम ट्रायल में जो बच्चे चुने जाते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। जो स्पोर्ट्स कॉलेज में जिस तरह की वैकेंसी होती है उस हिसाब से हम उन खेलों में वो खिलाड़ी रख लेते हैं। यानी हम स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चों को ले रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की क्रीम ले रहे हैं। अगर हम इतने चरणों से बच्चों को चयन कर रहे हैं तो यानी हम उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुन रहे हैं। अब हमारा जो मेन काम शुरू होता है वही होता है कि हम इन बच्चों को ट्रेनिंग दें, उन्हें अच्छी खुराक दें, जिससे वो अपने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकें, अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे देश का नाम हो, राज्य का नाम हो। तो हमने सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन क्या हम उन्हें किसी बड़े मंच पे उन्हें चमका सके या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर पाए, ये हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि पिछले 15-20 सालों में हम इसमें सफल नहीं हैं। यानी स्पोर्ट्स कॉलेज उसमें सफल नहीं। अब होता क्या है कि हमने अच्छे खिलाड़ी तो चुन लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, उनको हमने ट्रेनिंग, अब वो बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट होते हैं, चाहे हॉकी का हो या क्रिकेट का हो या फुटबॉल का, कोई भी टूर्नामेंट हो, वो जो उत्तर प्रदेश के अच्छे बच्चे चुने जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी, वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। अब आप सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हों, जिन्हें चैंपियन होना चाहिए, जिले में तो चैंपियन होना चाहिए, हम कहते हैं स्टेट में ना हो, जिले में तो हो, जिले में हार जाते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता कि हमने उन्हें बनाया या उन्हें हमने खराब कर दिया या उन्हें हमने बिगाड़ दिया। यही होता है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स कॉलेज में आता है, अपनी लाइफ का एक गोल्डन टाइम देता है, माँ बाप भी बड़ी उम्मीदों से उसे भेजते हैं और हम उसे बिल्कुल नकारा बना देते हैं। जो उनकी मंशा, जो उम्मीदें होती हैं, हम उनके लिए खरे उतर रहे हैं और जब ना उम्मीद के मुताबिक उन्हें बना पा रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, तो सबसे पहले आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो खेलों की वहाँ सुविधाएं हों, चाहे मैदान की हो या उपकरण। स्पोर्ट्स कॉलेज में जो खेलों की सुविधाएं हैं उनमें एथलेटिक्स का ग्राउंड है, सिंथेटिक ट्रैक है, जो 1988 के आसपास शायद बना था वो, और वो उत्तर प्रदेश का उस समय पहला सिंथेटिक ट्रैक चला। 1-2 बार बना, बिगड़ा, बनता रहा। उसके बाद वहाँ पे जो ट्रैक होता है, एथलेटिक में इवेंट होते हैं, कुछ रनिंग के होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड उन्हें बोला जाता है। जो ट्रैक में जो जितने रनिंग के इवेंट होते हैं सारे ट्रैक पे आते हैं, और जितने फील्ड के इवेंट आते हैं उनमें जैसे थ्रो है, थ्रो में शॉर्ट पट है, डिस्कस है, हैमर है, जैवलिन थ्रो है, लॉन्ग जंप, ये सारे फील्ड के इवेंट। तो जो फील्ड के इवेंट के लिए सबसे मुख्य होता है हैमर थ्रो। तो हैमर थ्रो बहुत रिस्की होता है, उसमें एक गोला होता है
गोले में 1-1.5 मीटर का तार होता है, जिसे जो थ्रोअर होता है उसको 2-3 चक्कर अपने अभ्यास जैसा उसने किया होता उस तरह खेलता है और उसी पैटर्न पे उसको वो थ्रो करता है। तो उसमें कई बार होता है कि जो हैमर है वो दाएं बाएं इधर उधर जाता है, जिससे किसी दूसरे खिलाड़ी या जो मैदान पे दूसरा खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकता है उसके चोटिल होने का खतरा होता है। इसके लिए केज बनाया जाता है कि अगर कहीं मिस थ्रो हो तो उसी में वो उलझ कर रह जाए और वहीं गिर जाए। 7 या 8 साल पहले वहाँ पे कोई बड़े मंत्री आए थे, उनका हेलीकॉप्टर उसी सिंथेटिक ट्रैक के स्टेडियम में उतर रहा था, उसमें वो केज अड़चन डाल रहा था। इसके लिए उसको तुरंत 2 घंटे के अंदर उस केज को कटवा दिया गया। वेल्डिंग मशीन जो भी मशीनें होती हैं उनसे मंगवा के उसे कटवा दिया। तब से लेके आज तक वहाँ पे वो केज बना नहीं। अब जब केज नहीं बना तो हैमर थ्रो नहीं है, यानी पिछले 10-12 साल से वहाँ पे हैमर थ्रो की प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना। जुबे कि एथलेटिक में हो क्या रहा, सिर्फ रनिंग के इवेंट ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी तो सब खत्म हो गया। 1-2 जेवलिन थ्रो के हो रहे हैं। उसके अलावा फिर हाई जंप की बात आती है। हाई जंप में एक गद्दा होता है जिस पे हम कूदते हैं तो उस पर गिरते हैं जिससे हमें चोट ना लगे, वो गद्दा ही नहीं है। दूसरी समस्या पोल वार्ड होते ही नहीं देखा। पोल वार्ड एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें हम पोल लेके दौड़ते हैं और उसे लगा के उस पर छलांग लगाते हैं बांस के सहारे और गद्दे पे गिरते हैं। वहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। स्टीपल चेज होती है, स्टीपल चेज के पिट पे पानी ही नहीं भरा जाता। कैसे निकलेंगे एथलीट? सिर्फ 100-200 या लॉन्ग डिस्टेंस या इस तरह की दौड़ में ही निकलेंगे, बाकी इवेंट नहीं होते। 21 या 22 इवेंट एथलेटिक्स में होते हैं, बाकी इवेंट हो ही नहीं रहे। तो एक ये है कि हम उतने सारे ढेर सारे एथलीट या खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉलेज में नहीं निकाल सकते जहाँ ये दावा किया जाता है कि हमारा अत्याधुनिक सेंटर है, हमारे प्रदेश की राजधानी का सेंटर है, जहाँ पे राज्य के सभी बड़े खेल अधिकारी, खेल मंत्री, खेल सचिव, मुख्यमंत्री तक यहाँ रहते हैं और किसी की नज़र इन समस्याओं पे नहीं जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन पिछले 7-8 महीने से बैडमिंटन कोर्ट की मरम्मत हो रही है स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहाँ के बच्चों को रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करनी चाहिए। उस बैडमिंटन हॉल की मरम्मत हो रही है, अभी तक बैडमिंटन हॉल बना नहीं है। 7-8 महीने से बच्चे वहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहे। अब होता क्या है, स्पोर्ट्स कॉलेज की एक बस पे बच्चों को बैठाया जाता है और विजय खंड या विनय खंड के स्टेडियम लाया जाता है जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। ये भी रूटीन में नहीं हो पाता, कभी कभी आती है। अब उन जगह प्रैक्टिस कैसी होती, वहाँ पे इतने मेंबर हैं, वहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं, अब वो पहले प्रैक्टिस करते फिर ये स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों की बारी आती है। ये उस स्पोर्ट्स कॉलेज की बात है जहाँ पे पृथक सुविधाएं हैं, जहाँ पे एक अलग सा ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए। वहाँ की हालत है कि बैडमिंटन खिला ही नहीं पा रहे, स्पोर्ट्स कॉलेज चला रहे। अगर वहाँ पे चल रहा, वॉलीबॉल ठीक चल रहा है, हॉकी ठीक चल रहा है, बाकी खेलों का बड़ा बुरा हाल है। आप जाइए और कुछ तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे जिन्हें बिल्कुल बंद कर दिया गया। मसलन बहुत पहले एक साई का वहाँ पे वेट लिफ्टिंग सेंटर चलता था, जहाँ से बड़ी बड़ी रेनू बाला चानू, सोनिया चानू, इन जैसी बड़ी वेट लिफ्टर जो ओलंपियन रही हैं, कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, वो बच्चियाँ वहाँ से निकली हैं। मणिपुर की बहुत सी लड़कियाँ आके वहाँ पे ट्रेनिंग की और ये आइडियल वेट लिफ्टिंग सेंटर था जहाँ पे एक जीपी शर्मा और हंसा शर्मा थे जो बच्चों को चुन के लाते थे और ट्रेनिंग देते थे, और वहाँ उस सेंटर की पूरे देश में बढ़ाई थी। हर आदमी कहता सेंटर ऐसा चलना चाहिए। किसी कारण वो साई का सेंटर वहाँ बंद हुआ तो स्पोर्ट्स कॉलेज ने उस सेंटर को ही बंद कर दिया, जबकि राज्य सरकार को या स्पोर्ट्स कॉलेज को ये चाहिए था कि हम उस सेंटर को जारी रखते हैं। भले साई ने बंद कर दिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया, लेकिन हम राज्य सरकार की तरफ से कर सकते थे। हम वेट लिफ्टिंग की प्रतिभाएं चुनते और जीपी शर्मा या हंसा शर्मा को जिम्मेदारी देते कि आप बच्चों को चुनिए और अपना सेंटर चलाइए, लेकिन वो सेंटर बंद कर दिया। एक टेनिस कोर्ट बनाया गया, ये हुआ कि यहाँ पे टेनिस कोर्ट बनेगा, टेनिस होगी। तो पहले तो एक ऐसे बजरी का कोर्ट था, उसके बाद उसे सिंथेटिक किया गया, कई लाख रुपए लगा के उसको बनाया गया। उससे आज उसकी हालत क्या है आप सामने देख सकते हैं। आज उस टेनिस कोर्ट की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। मायावती जी ने इसका शिलान्यास किया था और 2 कोर्ट बहुत बढ़िया थे। आज देखिए जगह जगह से इसका जो कोर्ट था वो सड़ गया है, रेलिंग टूट गई है, नेट फट गया है, बिल्कुल एक खस्ता हाल बन गया है।
अगर सेंटर हमारा टेनिस का खेल वहाँ पे बंद हुआ था तो स्पोर्ट्स कॉलेज प्रशासन या खेल विभाग उस सेंटर को स्थानीय खिलाड़ियों के लिए जारी रख सकता था। हम क्यों राज्य सरकार का इतना पैसा बर्बाद करते, उसे हम आगे कैरी ऑन कर सकते थे। अगर हमारा हॉस्टल बंद हुआ, हम लोकल बच्चों को करते, उनको सिखाते, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देते, जिससे हमारा एक सेंटर होता। और जिस जगह यानी गुडम्बा में जहाँ पे ये स्पोर्ट्स कॉलेज बना हुआ है, वहाँ एक भारी आबादी है, बड़ी आबादी है और घनी आबादी है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वहाँ के बच्चे शहर में ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते, तो ये इन बच्चों को फ़ायदा मिलता है और ये वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और अच्छे खिलाड़ी भी बन के लिए। लेकिन वो एक कंडम हो गया, बिल्कुल खस्ता हाल हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। राज्य सरकार का लाखों रुपया उसमें बर्बाद हो गया। इसके बाद बारी आई, एक वहाँ पे साई का एक एथलेटिक सेंटर चलता था जहाँ पे लड़कियाँ ट्रेनिंग करती थी और बढ़िया परफॉर्मेंस था, रिजल्ट ओरिएंटेड था। साई ने उसको बंद किया तो स्पोर्ट्स कॉलेज ने भी उस सेंटर को बंद कर दिया और उसने ये नहीं सोचा कि हम अगर इस सेंटर को चालू रखें और जो लड़कियों को भी हम यहाँ पे सिखाएं। लड़कों का तो स्पोर्ट्स कॉलेज में है, वहाँ पे होती है, लेकिन लड़कियों का वहाँ पे सेंटर बंद है। अगर हम स्पोर्ट्स कॉलेज ये चाहता, स्पोर्ट्स कॉलेज प्रशासन चाहता कि हम लड़कियों का सेंटर जारी रखें, भले साई ने बंद कर दिया हो तो जारी कर सकते थे, लेकिन उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। इसी तरह एक स्विमिंग पूल है वहाँ पे, ओलंपिक आकार का 50 मीटर का स्विमिंग पूल है। शुरुआत में वहाँ पे स्विमिंग होती थी, बच्चे भी अच्छे निकल रहे थे, फिर एकाएक उस स्विमिंग पूल को बंद कर दिया। बंद होने के बाद हालत क्या हो गई आप सामने देख ही रहे हैं। वो जो यहाँ के बच्चे थे वो सेफ ही चले गए, ये बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी की कई बैठकें हुई, बड़ी बैठकें हुई, जिनमें मंत्री भी थे, प्रमुख सचिव खेल भी थे, सब। हर मीटिंग में ये कहा गया कि उस स्विमिंग पूल को आप शुरू करें और स्थानीय बच्चों को, जो उस स्पोर्ट्स कॉलेज के आसपास बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को आप स्विमिंग सिखाइए और उन्हें खिलाड़ी बनाइए। लेकिन किसी के कान में जू नहीं रहेगी। वो वैसे ही स्विमिंग पूल जो लाखों या करोड़ों रुपए उस समय लगे थे सरकार के, वो बिल्कुल बेकार हो गए। वो स्विमिंग पूल आज बंद कर दिया, वो भी बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो गया। 2 साल पहले एक वहाँ के प्रधानाचार्य थे अजय कुमार सेठी, उन्होंने उसको चालू कराया, उसमें 2-4-10 लाख रुपए उन्होंने लगाए भी, लेकिन सिर्फ 7 दिन वो स्विमिंग पूल चलाया, उसके बाद फिर उसको कर दिया। आप सोच सकते हैं कि ये खेल के साथ, खिलाड़ियों के साथ तो मजाक है ही। उसके बाद हम राज्य सरकार का कितना पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं, कितना पैसा हमने बर्बाद कर दिया। और ये राज्य सरकार का तो पैसा है, जो राज्य सरकार के खाते में पैसा है वो हमारी और आपकी जेबों से निकल के वहाँ पे पहुँचा है, जो टैक्स के रूप में जाता है। तो इतना पैसा बर्बाद करने का हक इन्हें किसने दिया? अगर यही सब हो जाए, अगर इतनी अच्छी सोच के साथ अगर वहाँ पे काम होता, तो वाकई स्पोर्ट्स कॉलेज जिस मकसद से स्थापित किया गया, उस मकसद पे आज भी वो खरा उतरता। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपने उपकरण और जो हमारा ढांचा है उसकी बात तो आपने देखी और जानी। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो यहाँ का कोचिंग सिस्टम है, जो कोचिंग पैटर्न है, वो क्या है। किसी भी अत्याधुनिक सेंटर, जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज हमारा अत्याधुनिक सेंटर माना जाता है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, नई ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने को एक ऊंचे दर्जे पे स्थापित कर सकें। लेकिन लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज जो है, यहाँ पे कोचिंग जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। एक नाम के कोच हैं जो आते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ट्रेनिंग दे के चले जाते हैं। लेकिन असल में अगर आप देखें, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बनाने की बात होती है, तो वहाँ एक कोचिंग पे एक टीम काम करती है, एक मजबूत योजना तैयार की जाती है। लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में ऐसा नहीं है। आज तक जितनी भी स्पोर्ट्स कॉलेज जब से भी बना है, आज तक कोई एक ऐसी बैठक नहीं हुई है जिसमें ये तय किया गया हो या इस पे ये विचार किया गया हो कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी ट्रेनिंग सिस्टम में हम क्या बदलाव लाएं, या हमें क्या सुविधाएं, क्या उपकरण वहाँ पे चाहिए जो हमारे बच्चों को अच्छा बनाए या उनके प्रदर्शन में सुधार कर दें। ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं है जिसका कहीं मिनट्स में ये उल्लेख किया जाए। कहीं पे भी आप जाइए, आपको एक पूरा कोचिंग का सिस्टम है, उनका कोचिंग की टीम होती है। आप सोचिए, स्पोर्ट्स कॉलेज इतना बड़ा सेंटर बना, ना साइकोलॉजिस्ट है, ना वीडियो एनालिस्ट है, ना फिजियोथेरेपिस्ट है, ना मसाजर है।
कैसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ का बच्चा आगे निकलेगा? सिर्फ कोचिंग से नहीं कि कोच आया, उन्होंने सीटी बजाई, चलो बेटा वार्म अप कर लो, ये शेड्यूल कर लो, इससे नहीं बनता। ना कोई कंडीशनिंग कोच है, ना कोई फिटनेस का कोच है कि कैसे कैसे बच्चा निकलेगा जाके। ना कोई रिकवरी का कोच है, ना कोई डॉक्टर है। अगर स्पोर्ट्स कॉलेज में आज किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो उसे लेके बाहर दौड़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कॉलेज के परिसर में कोई भी उसके इलाज की सुविधा नहीं है। ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कोचिंग सिस्टम है। और जो कितने कोच हैं, कितने टीचर हैं, हम हमारी अगली किस्त आएगी हम उस पर पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक आपको बानगी दे रहा था कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज है जहाँ ट्रेनिंग के नाम पे कोई योजना उनकी नहीं है, और ना ही जो कोच हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए ना कोई क्लिनिक लगती है, ना कोई उनकी कार्यशाला है, ना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे क्या कोचिंग में बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं। इतनी जानकारी नहीं है। जब इतनी जानकारी नहीं होंगे तो बच्चों को क्या सिखाया जाएगा या बच्चे क्या सीखेंगे? इसके बावजूद अगर बच्चे कुछ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं तो ये बच्चों का कमाल है, ये उनकी कुव्वत है कि इतना कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं बच्चों की इस काबिलियत को पहचानें और इन सिस्टम में हम इस तरह के बदलाव लाएं, हम अच्छा एक ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करें, कोचों को कैसे आगे बढ़ाएं, उन्हें अपग्रेड कैसे करें, ये लाएं, एक बढ़िया मसाजर रखें, एक वीडियो एनालिस्ट लें कि जो बच्चों की चीज़ों को रिकॉर्ड करे और जो फ्री टाइम होता है उसमें उन्हें दिखाएं, उनकी कमियां बताएं, उस पर डिस्कशन हो तो चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं। तो साथियों, ये थी वहाँ के उपकरणों और सुविधाओं की बात। हम जल्दी मिलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज की एक नई समस्या के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये खबर या ये एपिसोड या ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये हमें मैसेज करके ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।